अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमहूरियत के साथ मैं हूँ ज़ारा शफ़ी और प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे इसराइल के जंगे जुनून के हवाले से, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद भी बढ़ता चला जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसराइल ने एक माह में 6 ममालिक को पे दर पे निशाना बनाया है और गुज़िश्ता रोज़ तो हम ये देख रहे हैं कि हद ही हो गई है। एक ऐसा मुल्क जो कि मीडिएटर के तौर पर उभर के सामने आया और जो बहुत से डिस्प्यूट्स थे उनमें बड़ा अपना किरदार अदा किया कतर ने, लेकिन अब इसराइल की जानिब से कतर को भी निशाना बनाया गया है और उस पर फ़िज़ाई हमले किए गए हैं और वहाँ मौजूद जो हमास की लीडरशिप थी उसे टारगेट करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन हमास ने अभी ये कंफर्म कर दिया है कि खलील अल हया इस हमले में महफूज रहे हैं। लेकिन चाहे फ़लस्तीन हो, उसको तो पहले ही मलिया मेट कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं जैसे कि लिबनान हो गया, यमन हो गया और दीगर ममालिक हो गए, अब वहाँ पर भी इसराइल जब चाहे उन्हें निशाना बना रहा है, वहाँ पर हमले कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल को अब कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे। डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ये फरमाइएगा कि सर, वाकई क्या इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है? वो अपनी मर्जी चला रहा है और जब चाहे किसी को भी निशाना बना सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का। और आई थिंक दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो वर्ल्ड है जी इसी तरफ बढ़ रहा है। जो पॉपुलर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो प्रोसीजर्स हैं या जो मैकेनिज्म्स हैं वो अंडरमाइन किए जा रहे हैं। और इन सिंपल टर्म्स, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये जो ह्यूब्रिस माइंड आया है, इसको टेसिट अप्रूवल जरूर हासिल है जी इजराइल को। इसी वजह से वो डायरेक्शन है, जब जिधर चाहता है, जिस एनिमी के पीछे कोई कॉज करके दे गो आफ्टर देम और सॉवरेनिटी ब्रीच करते हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ब्रीच करते हैं। और कतर जैसा मुल्क जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो आई थिंक उसकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करना इज अ सीरियस इम्प्लीकेशन। बट ये वो चीजें हैं सारा जो हम समझते हैं, कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये सामने एक नजर आ रही होती हैं ये एक्टिविटीज। बट देयर इज एक्टिविटी, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, जो बिहाइंड द सीन चल रही होती है। आपको याद होगा जब ईरान ने अटैक किया था, कतर के बीच में मिसाइल फायर किए थे अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर, तो हम लोग यही समझ रहे थे कि अरब वर्ल्ड इसको डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा और एक और मजीद फ्रिक्शन बढ़ेगी और लड़ाई बढ़ेगी विद इन द इंट्रा अरब वर्ल्ड जो है वो। लेकिन उसी 1.5-2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि यहाँ सिचुएशन बदली और एक सीज फायर हो गया और थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग। तो यहाँ पर भी लगता है कि कुछ थोड़ी सी अप्रूवल्स कह लें या एक टेसिट अप्रूवल्स कह लें या जो भी है, बट एनीवेज ये जो हमला भी किया गया है, ये हमास इज अ स्मॉल थिंग जी। या आप कहें कि खलील उनके ऊपर, खलील हया के ऊपर ये हमला किया गया, इट हैज लार्जर रिपरकशन जी। ये इराक, कतर की सॉवरेनिटी पे हमला किया गया। और जिस तरह आप फरमा रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे इंट्रो में, कि ये पूरे अरब वर्ल्ड के लिए एक अर्थक्वेक से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो इसको सीरियसली लेंगे, इसके लिए ऊपर डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल पॉलिसी लेकर आगे नहीं आएंगे और सिक्योरिटी काउंसिल इजलास भी बुला लिया, आई एम श्योर कि वो वीटो हो जाएगा कुछ ना कुछ, जो भी आउटकम होगी कहीं ना कहीं से, खासतौर पर यूएस। सर, तो अगर कोई और मुल्क कतर पर हमला करता, जी सर, अगर कोई और मुल्क कतर पर हमला करता तो आप समझते हैं कि रद्द-ए-अमल यही होता और मजम्मत तक ही महदूद रहते? नहीं, रद्द-ए-अमल तो अभी हम वी शुड वेट एंड सी कि वो क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। देखिए, कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद साले जो हैं, बिन साले रहमान, सॉरी, तो बिन रहमान ने बड़ा क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो पीस प्रोसेस है या जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है उसको डैमेज नहीं होने देंगे। दिस इज गुड इन अ वे आल्सो। देखिए, प्रैग्मेटिक अप्रोच होनी चाहिए, सेंसिबल अप्रोच है, क्योंकि सफर तो करे ना गाजा के लोग, जेनोसाइडल अप्रोच। तो अगर पीस प्रोसेस उस मकसद के लिए बढ़ता है और हमास ऑलरेडी एग्री कर चुके, तो इसको ये नहीं मैं कहता कि आप इसको भूल जाएं, आप इसको रखें, बट टैकल विद दिस सिचुएशन। और इसका जो भी आपने कार्रवाई करनी है, फॉर अ बेटर टाइम टू कम, और राइट टाइम टू कम, लेट मी नॉट बेटर बट राइट टाइम टू कम। क्योंकि मेरी नजर में गाजा के लोग जिस तरीके से सफर कर रहे हैं, तो पॉपुलर मैकेनिज्म भी पीस कॉन्फ्लिक्ट के अंडरमाइन हो रहे हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा चलने देना चाहिए, सेंस शुड प्रिवेल, और फिर बड़े मौके आएंगे। हाँ, आप जो बात कर रही है कि इजराइल इसको फैलाएगा, यस, बिल्कुल शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि जो ग्रेटर इजराइल है वो तो इन ऑल एसेंस
उसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। सही सर। अच्छा, आपने भी पीस प्रोसेस की बात की। कतर खुद भी सारे पीस प्रोसेस में बड़ा आगे आगे रहा है, लेकिन सर इस तरह अगर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी पर, उसकी इंटेग्रिटी पर हमले किए जाते रहे तो सर ये पीस डील, पीस टॉकिंग और पीस मेकिंग या पीस प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए ना, फिर जो अभी बीइंग पाकिस्तानी तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं दूसरे मुल्कों के ऊपर कमेंट करूं। उनकी अपनी अप्रोच है। जब भी मिसाइल आए हैं या जो भी जहाज कहते हैं कि 15 एयरक्राफ्ट हिस्सा लिया है इसमें, और उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया, 10 के करीब बॉम्ब्स गिराए हैं, और उन जगह पे गिराए हैं जहां पे इंटरनेशनल एम्बेसीज भी हैं कतर में। तो ये ऑफ कोर्स इन्होंने किसी और मुल्क की एयर स्पेस भी ब्रीच की होगी। ऑफ कोर्स उन्होंने और लोग मुल्कों की सॉवरेनिटी को भी चैलेंज किया होगा। तो आज जो मिसाइल आपकी सरजमीन के ऊपर से गुजर के कहीं और गिर रहा है, वो कल आपके ऊपर भी गिर सकता है। तो ये अब उन मुल्कों का अच्छा काम है। सर, कतर में जो अमेरिकन बेस मौजूद है अल उदा, जी सर, कतर में जो अमेरिकन बेस मौजूद है अल उदा, आपको याद होगा कि यहीं से अमेरिकन B-2 स्टेल्थ तैयारे उड़े थे और ईरान की जानिब बढ़े थे और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को भी टारगेट किया गया था। अब सवाल सर ये पैदा होता है, जब ये अटैक्स हो रहे थे अभी कतर में इसराइल की जानिब से, तो सर बीच में इतने ममालिक आते हैं, इंटरसेप्ट करने की भी कोशिश किसी ने नहीं की? मैं यही तो बात कर रहा हूँ जी। मैं इसी बात को भी एक्सप्लेन किया कि इसने किसी की एयर स्पेस ब्रीच की है, किसी की वायलेशन की है, तो उन्होंने भी इस तरीके से एक्शन नहीं दिया। तो तभी तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये फीलिंग आती है कि इसके अप्रूवल्स थी इसकी, जो भी या कम से कम इंफॉर्मेशन होगी, तो तभी तो ये होने दिया गया। और अगर नहीं हुई है तो उन कंट्रीज को भी अभी उठाना चाहिए ये मुद्दा, इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए और शोर के साथ करनी चाहिए और विद सम इम्प्लीकेशंस करनी चाहिए कि अब अगर ये होता है तो हम ये करेंगे या ये इजराइल को करना होगा, और उनको अपनी कुछ शरायत रखनी होगी। ये कि तब ही होगा कि जब एक यूनिटी के साथ जाएंगे ना। अरब, ये इसी को मैं कहता हूँ कि ये हमास के ऊपर हमला ना समझे, ये अर्थक्वेक का है पूरे अरब वर्ल्ड के ऊपर, और उनके रिस्पॉन्स को टेस्ट भी करते हैं ये जो नेशन होती हैं, नेशन लाइक इजराइल, नेशन लाइक इंडिया, ये दे टेस्ट देयर अपोनेंट्स या दे टेस्ट द फ्यूचर ऑफ टारगेट्स कि वो कैसे बिहेव करते हैं। तो जिधर फिर पाकिस्तान जैसा रिस्पॉन्स चला जाता है, इंडिया जैसे हेजमॉन को, तो वो 10 दफा अगली दफा सोचते हैं कि हमने एक्शन करना है कि नहीं, क्योंकि डेटर्स रीगेन करनी होती है। मिडिल ईस्ट का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉन्फ्लिक्ट तो इज लार्ज, जेनोसाइड है ना, वॉर भी नहीं है। जेनोसाइड का रिस्पॉन्स या तो फिर जेनोसाइड से दिया जाए, लेकिन कौन दे? जिन्होंने जो डायरेक्ट टारगेट्स है उनमें तो इस वक्त सकत नहीं है, दे आर सीरियसली टारगेटेड, और जो इनडायरेक्ट टारगेट्स हैं उनके पास विल नहीं है टू रिस्पॉन्ड। तो अच्छा सर, आपने मुस्लिम कंट्रीज के रिस्पांस की बात की। सर, आपने मुस्लिम कंट्रीज के रिस्पांस की बात की, तो OIC के अंदर मुस्लिम कंट्रीज के 57 मुस्लिम ममालिक का एक अखट मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि सर ये अब सिर्फ बयानात तक ही महदूद रह गया है या अमली तौर पर कोई इक़दाम भी इनकी जानिब से किए जाएंगे? ये मैं क्या जी, कोई मैट्रिक के बच्चे से भी ये सवाल कर लेंगे तो वो भी कहेगा कि मुश्किल है जहां से कोई रिस्पॉन्स आएगा। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड ज़ारा कि ये बात इस तरह है कि ये नेशन स्टेट सिस्टम के तहत दुनिया चलती है। ये उम्मा, कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिविज्म, इंक्लूसिविटी, दीज आर ऑल, लिटरेचर में तो ये टर्म्स हो सकती है, प्रैक्टिकली ये नहीं है। अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपनी इकोनॉमी, अपनी लेजिटिमेसी टू देयर रूल, लेजिटिमेसी टू देयर पॉलिटिकल एफर्ट्स, बहुत सारी चीजें जो है वो प्रायोरिटी ले जाती हैं ओवर मोरालिटी, ओवर आइडियोलॉजी, ओवर उम्मा, ओवर ब्रदरहुड, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ये सब पीछे रह जाता है। एंड दिस इज फॉर ऑल। ये मैं ये नहीं कहता सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड का है, ये तमाम स्टेट इसी के ऊपर फंक्शन कर रही है। तो जिधर कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा, आप देखेंगे वहां जुड़ भी जाएंगे। जब कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो सब अपनी अपनी, वो कहते हैं ना, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने कंपार्टमेंट्स में चले जाते हैं जी। तो दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट रियल पॉलिटिक्स इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। बाकी तो इमोशनल बातें हैं। मैं और आप कल कोई और इंसिडेंट होगा तो उस पर भी यही बातें कर रहे होंगे। कहने का मकसद ये है कि ये अरब वर्ल्ड को ये समझने की जरूरत है कि ग्रेटर इजराइल की एप्लीकेशन हो चुकी है। ये जो आज आग लगी आपको पड़ोस में, इसने आपके ऊपर से आना है। अभी तो आपकी एयर स्पेस वायलेट हो रही है, उसके बाद आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हो। सर, जैसे कि अभी आप भी कह रही हैं कि इसराइल जो उसका एक ड्रीम है ग्रेटर इसराइल बनाने का, वो उस पर कारबंद है। गॉड फॉरबिड सर, अगर ऐसा हो जाता है तो अरब कंट्रीज का सर क्या फ्यूचर होगा, क्या मुस्तकबिल होगा? तो मुस्तकबिल उन्हीं कौमों का होता है जो आजाद होती हैं। अब इन योर फॉरेन पॉलिसी, इन योर डिफेंस पॉलिसी एंड इन योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विल,
अरब के अंदर भी अभी आपको याद होगा एक अरब स्प्रिंग तो पहले चली थी, खैर वो उसके अपने डायनामिक से, लेकिन अरब के अंदर भी लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम्म। शकुको शुबहात पैदा हो रहे हैं आवाम के अंदर, और एक प्रेशर बिल्ट होगा। तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी, डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए भी दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस। इसलिए इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए और पॉजिटिव पीस की तरफ जाना चाहिए, नॉट फॉर द नेगेटिव पीस कि आप जंग बंद करवा दी है और पीस हासिल हो गया। नो, जो रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एड्रेस करना होगा, ताकि वी आर इन अ पोजीशन टू अचीव अ पॉजिटिव पीस फॉर द रीजन एंड फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है और जाहिर है मुस्लिम कंट्रीज़ को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर डिफरेंसेस रहे तो फिर इसराइल ऐसे ही एक एक करके तमाम तर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट करता रहेगा, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है ना कि कोई भी इंटरनेशनल लॉज वो नहीं मान रहा है और उसके जी में, उसके दिल में जो आ रहा है वो करता ही चला जा रहा है। तो दीगर एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे यहीं से बढ़ाएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो जनाब, इसराइली जारियत की इंतहा हो गई है, लेकिन साथ साथ सवालात भी उठ गए हैं, और सवाल ये है कि क्या हालिया हमले फ़लस्तीन की क़यादत को मिटाने की साजिश थी या फिर ख़ित्ते को एक नई आग में, एक नई जंग में धकेलने की साजिश थी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। जौहर सलीम साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और सर, जैसे कि मैंने अभी कहा भी अपने इंट्रो में भी कि शायद एक नई जंग की तरफ, एक नई आग की तरफ पूरे खित्ते को झोंकने की कोशिश की जा रही है इजराइल और जो उसके एलाइज हैं यानी कि वेस्ट की जानिब से। जी देखिए, मैं इस पे काफ़ी बार कह चुका हूँ अपने मीडिया इंटरेक्शंस में कि इसराइल जो है ना, अब वो हमास के साथ कोई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं रखना चाहता, और वो बेंट है कि बिल्कुल हमास को जैसे भी हो वो डिस्ट्रॉय करें। तो एक तो ये है। दूसरा ये है नेतन्याहू की अपनी जो है पॉलिटिकल सर्वाइवल, ये उसका सवाल है, क्योंकि वो जब तक कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा तो वो इक़्तिदार में रहेंगे, और जिस वक्त वो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है तो फिर वो शायद उनको इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, जिसमें कि उनके चांसेस बहुत कम है जीतने के। और साथ ही साथ उन पे बहुत सारे मुकदमात हैं जो अब्यूज ऑफ पावर के, करप्शन के, तो वो भी बड़े सीरियस किस्म के हैं, और उसकी वजह से वो जेल भी जा सकते हैं। तो इसलिए वो समझते हैं कि उनकी बका इसी में है कि इस जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको जारी रखें, और हमास को वो मुसलसल जिस तरह से भी हो सके हर जगह उसको अटैक करते रहें। ये अलबत्ता जो उन्होंने स्टेप लिया है, इसकी तवक्को बहुत कम लोगों को थी, क्योंकि कतर जो है उस पर अटैक करने का मतलब बिल्कुल एक थर्ड कंट्री है जिसकी इस जंग में किसी किस्म की कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो, और ईरान में भी पहले उन्होंने किया था इस तरह के अटैक्स, लेकिन वो चले, ईरान के साथ तो उनकी एक मुखासमत है, एक बहुत सीरियस किस्म की हॉस्टिलिटी है, लेकिन कतर के साथ तो ऐसी चीज नहीं है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि इसराइल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है हमास को टारगेट करने के लिए, और इस तरह करने जो जिस तरह से उन्होंने किया है उसमें उनको इस चीज़ का भी कोई ख्याल नहीं था कि इससे जो अरब मुल्क हैं सारे वो भी उससे नाराज हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये कि बिल्कुल जो इंटरनेशनल नॉर्म्स किसी किस्म की भी रह गई हैं, अभी भी बहुत सारी वो वायलेट से पहले भी कर चुके हैं, तो उसकी भी उनको कोई परवाह नहीं है। सर लेकिन देखिए, ये आपने नेतन्याहू का तो एक पर्सपेक्टिव बता दिया, लेकिन सर यहाँ पर वेस्ट का पर्सपेक्टिव क्या है? क्या वेस्ट भी अमन नहीं चाहता और खियास, अफरा तफरी, क्या ये भी उनके लिए भी फायदेमंद है? देखिए, इसमें हमें यहाँ पे थोड़ी सी वो एक क्लियर डिवीजन नजर आती है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहते कि इसराइल जो है ये सब कुछ जारी रखे। उन्होंने तो अपना जो प्रेशर डालना था वो कोशिश भी की, लेकिन जाहिर है वो नाकाफी है। अब जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, जाहिर है, क्योंकि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कॉर्नरस्टोन है कि इसराइल की सिक्योरिटी। फिर नेतन्याहू के जो पर्सनल ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा करीबी और अच्छे हैं। तो उस वजह से फिर उनको जो है उनको लगता है इसराइल को कि जी अमेरिका से तो हमें जो सपोर्ट है, बेशक हम कुछ भी करें वो मिलती रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अमेरिका उनकी कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है। ये मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन पॉलिसी है। सिर्फ ये होता है कि नेतन्याहू जो हैं वो उनकी ये पुरानी आदत है, और क्योंकि वो समझते हैं कि इसराइल की जो लॉबी है वो अमेरिका में इतनी स्ट्रॉन्ग है
और इसराइल जो है वो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी का इतना अहम जुज़ है कि वो जिस हद तक भी जाएंगे अमेरिका मजबूर हो जाएगा कि वो फिर भी उनकी मुखालफत ना करे। तो इस चीज़ को वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिसीज जो सी हैं वो मगरबी मुल्कों की और अमेरिका की और इसराइल की वो एक है। पॉलिसीज एक नहीं है, पर्सपेक्टिव भी एक नहीं है, लेकिन इसराइल कैन गेट अवे विद इट क्योंकि उनकी जो एक पोजीशन है अमेरिका में और इवन जो यूरोपियन कंट्रीज में भी इसराइल की, मैंने तो खुद देखा है, मैं कई मुल्कों में वहाँ पे एम्बेसडर रहा हूँ, जिस तरह जर्मनी में, इटली में, वो इसराइल की एक ऐसी पोजीशन है उन मुल्कों में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल वो कर लेता है। जी। And sir, how do you look the role of Pakistan, because Pakistan has emerged as a key player, especially after 10th of May. But if we look at our foreign policy, sir, तो वो balancing करती है between the major powers. देखिए, पाकिस्तान की ज़ाहिर है इस इशू में तो हमने जो एक हमारा स्टांस है वो बिल्कुल प्रिंसिपल असूली मौक़िफ़ है वो हमने लिया है। वो ये है कि बिल्कुल किसी भी मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वायलेट नहीं होनी चाहिए, सॉवरेनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए। और देखें यही चीज़ यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने भी कही है और यूनाइटेड नेशंस का एक इमरजेंसी सेशन भी इस पर कॉल कर लिया गया जिसमें पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर भी है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसमें वो खासी सरगर्मी से जो हिस्सा भी लेगा। तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन साथ ही साथ जो है पाकिस्तान जो है उसमें इसमें एक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर है कि ना उस नेबरहुड में है। पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह है फ़लस्तीन के मसले पे। वो पाकिस्तान ने हमेशा असूली मौक़िफ़ अपना लिया है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है, लेकिन एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है पाकिस्तान की। सर, लेकिन कतर को क्या सालिस बनने की बुनियाद पर निशाना बनाया गया है? बिकॉज कतर ने काफ़ी सारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको मीडिएशन के ज़रिए रिजॉल्व करवाया है। देखें, कतर जो है बिल्कुल वो ये कोशिश उनकी थी और जिसमें वो खासी हद तक कामयाब भी थे। एक ज़माने में नॉर्वे जो है ना वो दुनिया में एक मीडिएटर के तौर पे मशहूर हुआ, ऑस्लो अकॉर्ड्स में और भी बहुत सारे पीस प्रोसेस में उनका हिस्सा रहा। फिर वो पोजीशन जो उनसे आहिस्ता आहिस्ता कतर ने हासिल कर ली। तो आप बहुत देखें, तालिबान की लीडरशिप जो उनकी है वो भी कतर में बहुत सालों से थी और वो जो मुज़ाकरात होते थे उसमें कतर की मदद चाहिए होती थी। इसी तरह हमास की लीडरशिप भी, तो वो एक किस्म का ये एक चीज एक्सेप्ट कर ली गई कि हाँ जी, कतर जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो मीडिएशन में मदद देता है और हमेशा ऐसे मुल्कों की ज़रूरत होती है। लेकिन इसराइल ने अभी जो अटैक किया है उसमें मेरा ख्याल है कि उनका ज़्यादा जो उनकी जो ज़्यादा कोशिश थी वो ये नहीं थी कि कतर की ये पोजीशन ख़त्म करें, बल्कि उन्होंने इसको एक मौका देखा। इस वक्त हमास की लीडरशिप वहाँ पे इकट्ठी है और ये एक बहुत अच्छा मौका है उनको टारगेट करने का। तो देखें, उन्होंने, आपने देखा है सर, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट्स आई थी उसके मुताबिक सर जो लेटेस्ट अपडेट्स आई थी वो तो यही थी ना कि जो ट्रम्प साहब पीस पॉलिसी की बात कर रहे थे और जो लीडरशिप मौजूद थी वो उसी पर डायलॉग्स के लिए वहाँ पर जमा हुई थी। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये भी है कि एक तो खैर वो उसको टारगेट कर रहे थे हमास पर, उन्होंने किया है हमास को, जहाँ पे भी उनको, ईरान में भी किया इससे पहले आपने देखा, और जाहिर है गजा में तो कर रहे हैं जहाँ भी उनको मौका मिलता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी थी, इससे ये भी जाहिर होता है कि नेतन्याहू कत्ल करना चाहते थे, क्योंकि हमास जो है, देखें, एक अमेरिका का जो लास्ट प्लान है जो उन्होंने दिया उसको इसराइल ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अमेरिका काफ़ी सारा प्रेशर भी अमेरिका ने जनरेट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अब वो हमास ने उसको एक्सेप्ट करना था, तो अब ये भी कहा जा सकता है कि इसराइल नेतन्याहू को ये सूट नहीं करता, जिसका मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो हो सकता है उन्होंने उसको स्कटल करने के लिए उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हमास भी इसको एक्सेप्ट कर ले और फिर मुझे मजबूरन ज़ाहिर है इस पर चलना पड़े, तो इससे बेहतर है कि उस पर अटैक करके तो उस चीज़ की जो है ना उस चीज़ का इम्कान ही ख़त्म कर दें। तो बिल्कुल ये दूसरी कोशिश हो सकती है पीस प्रोसेस को रोकने की। अब पीस प्रोसेस क्या है, वो फिलहाल तो वो सीज फायर की बात है, लेकिन वो भी उनके इंटरेस्ट में नहीं है, इसराइल वो भी नहीं चाहता। सही। अच्छा सर, इब्राहिम अकॉर्ड्स को लेके भी बड़ी बातें की गई हैं, सदर ट्रंप भी ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं वो इब्राहिम अकॉर्ड्स कर लें, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सर अगर इब्राहिम अकॉर्ड्स कर लिए जाते हैं तो इससे तो इसराइल मज़ीद ताकतवर हो जाएगा और जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं
या शायद आई थिंक वो कमज़ोर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हैं, जो ट्रंप ने अपनी पहले दौरे हुकूमत में भी बहुत प्रेशर डाल के कई मुल्कों से वो करवा लिए थे, और उसमें कुछ अरब मुल्क भी शामिल थे, कुछ अफ्रीका के मुल्क शामिल थे। वो बिल्कुल वो जो है वो फ़लस्तीनियों के हक में नहीं है। उससे फ़लस्तीन का जो मसला है उसकी उसकी हल होने का इम्कान और दूर चला जाएगा। वो इजराइल के हक में है, क्योंकि उसका मकसद क्या है कि जी इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज होते जाएं सारे मुल्कों के साथ, बगैर फ़लस्तीन का मसला हल किए हुए, बगैर उनको एक 2 स्टेट सोल्यूशन दिए हुए, बगैर उनको एक जो सी किसी भी किस्म की एक इंडिपेंडेंट स्टेट दिए बगैर। तो बिल्कुल जो है अगर इस पे ज़्यादा जोर होता है तो इसमें तो सिर्फ इजराइल का ही फायदा है, इसमें तो फ़लस्तीनियों का बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल सर, आपने वजह फरमाया और हर तरीके से ही हम ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन का सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है और पीस प्रोसेस की बात की जाती है, उन्हें कुछ ख्वाब दिखा जाते हैं, उसके बाद ही जो कंट्रीज़ मीडिएशन में शामिल होते हैं उन्हीं को निशाना बना दिया जाता है। जौहर सलीम साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। और अभी ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। वेलकम बैक टू नाप। तो पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल देखने में आ रही है और हालिया मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। दरिया भिपट चुके हैं, खासकर कराची की बात की जाए तो नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है। वो नदियाँ यानी कि लियारी नदी और मलीर नदी जो शहर की खूबसूरती की अलामत होते थे, आज खौफ की अलामत बन चुके हैं। शहरी परेशान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या नेचर रिवेंज ले रही है या वाकई ये पुअर प्लानिंग है? तो इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। वाटर एक्सपर्ट सलीमान खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, जो हालिया बारिशें हमने देखी हैं GB, KP, पंजाब और अब सिंध, प्रिसाइजली मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर कि क्या ये नेचर अपना रिवेंज ले रही है या फिर ये हमारी नाअहली और बद इंतज़ामी है? शुक्रिया, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि दरिया ने अपनी जगह ले ली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सरासर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली है जो कुछ भी हुआ है। आप मुझे बताएं कि सिंथास मुआहदे में, इंडस वाटर ट्रीटी में रावी और सतलुज का पानी जो है सारा इंडिया को दे दिया, तो क्या हमने अपने रावी और सतलुज को बरकरार नहीं रखना था? आप लाहौर में ये हालत देख लें कि जहाँ पर 250 फुट के फासले से 200-250 फुट से वासा वाले जो है पानी खींचते थे, ट्यूबवेल लगाते थे, आज 900 फुट से पानी ले रहे हैं। 1000 फुट से नीचे पानी कहीं कहीं पर है और पानी है ही नहीं नीचे। अब ये जो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें तो रावी को और सतलुज का हमने बहाव बरकरार रखना था। अगर ये रखते तो ये एनवायरमेंटल जो इश्यूज आ रहे हैं ये भी हमें ना आते। अगर हम रावी में और सतलुज में बकायदा पानी इंडस वाटर ट्रीटी के बाद अपने उन दूसरे जो मगरबी दरिया थे उनके जरिए हम बाम पहुंचाते, तो आपके ख्याल में अगर ये 2 लाख क्यूसिक पानी, अब भी कितना 2,40,000 क्यूसिक पानी रावी से गुजरा है, ये कोई पानी ज्यादा तो नहीं है। तो 1988 में ये तो 6,80,000 क्यूसिक पानी गुजरा था, उस वक्त कंट्रोल कर लिया। इस वक्त हमने रावी और सतलुज के अंदर बिल्कुल वो पानी आना खत्म हो गया। हम समझे कि ये बिल्कुल खुशक हो गए, हम मुर्दा हो गए, और मुर्दा होकर तो उन जमीनों को हमने कब्जे में लेना शुरू कर दिए। ये तो हमारी एक नाफहमी थी, कमअक्ली थी, ना पंजाब गवर्नमेंट ने किया। और ये जब ये सर, तो ये इतनी बड़ी तबाही जो हो रही है, आप समझते हैं कि इसकी बड़ी वजह एनक्रोचमेंट है? सर, जो इतनी तबाही हो रही है, आप समझते हैं कि इसकी बड़ी वजह एक एनक्रोचमेंट भी है, खासकर जो हमने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं? 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोग्राम आया था, डॉक्टर कीर्ति थी डायरेक्टर, उनकी आई थी PND में। उस मीटिंग के अंदर मैं भी शामिल था। तो प्रोग्राम था रिविटलाइजेशन ऑफ रावी बेसन। हमने रावी बेसन को बहाल किस तरह करना है, ये प्रोग्राम था। और उसके बाद उस प्रोग्राम को देखते हुए उन्होंने रूडा बनाया। भाई, असल प्रोग्राम तो यह था कि रावी बेसन को बहाल करना है। आज भी आप रावी बेसन को बहाल करने वाले मुकम्मल प्लान बना लें तो हम खुशकिस्मत है। ये पानी तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती लेके आ रहा है। बल्कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिसके लिए एक हमें डर था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगी और हम पानी को तरसेंगे। अब यहाँ पर पानी अच्छा खासा है। इस पानी से फायदा उठाने के लिए हम अगर रावी को और सतलुज को मुकम्मल तरीके से बहाल कर लें और उसके अंदर मुकम्मल सिस्टम बनाए कि किस तरीके से हम इन वादियों को बहाल कर सकते हैं, वादियों को बहाल कर, तो हमें ये पानी का कोई नुकसान नहीं है किसी किस्म का। सर, लेकिन आई थिंक अब जितना नुकसान होना था वो तो हो चुका है, अब हम इसे रिवर्स तो कर नहीं सकते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन? अब हमारे पास मजीद क्या ऑप्शंस हैं? देखें, बात सीधी सी है कि जो रूडा नहीं बल्कि जो हमारे रावी की बहाली का प्लान था ना, असल प्लान, उस प्लान को देखें और उस प्लान को देख कर तो यहाँ पर आप प्लान बना लें।
आपका रावी भी बहाल है। रावी में आपको मुसलसल सर्दियों के अंदर आपको 10 से 20 हजार क्यूसिक, और आपके गर्मियों के अंदर जैसा सैलाब के दिन आते हैं वहां आप ये 1 लाख क्यूसिक पानी आप यहाँ से गुजारें। ये आपका ये सिस्टम है। पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि बकायदा वफाक से कहते कि भी आपने रावी और सतलुज के पानी जब इंडिया को दे दिया, इंडिया को फ्रोज कर दिया है, तो अभी इस रावी को सतलुज के पानी को आप दूसरे दरियाओं से आप पानी दें। अगर यहाँ पानी आता तो आप अंदाजा करें कि जिस तरीके से चनाब ने भी तंग किया है थोड़ा बहुत, और लेकिन रावी और सतलुज तो बहुत ज्यादा किया है, हम एंजॉय करते। आप पूरी दुनिया के अंदर दरियाओं के अंदर जमीनें बेहतरीन लोग खुशहाल इलाके हैं, लेकिन हमने तो अपने इलाकों को अपने तबाह बर्बाद कर दिया। कराची में सूरत हाल बड़ी अबतर हो गई है, तो कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए आपको क्या लगता है सर कि हमारे पास मास्टर प्लान क्या होना चाहिए? बिकॉज ड्रेनेज के यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। देखिए, कराची के अंदर 2 बड़े नाले हैं। एक हमारा जो है, उन 2 बड़े नाले जो हैं, अगर हम कागजों में देखें, लियारी नदी हो गई या दूसरा मलीर हो गया, ये नदियां नहीं है, इन्हें रिवर कहा जाता है बकायदा। इसका भी वही बेसन का बात है कि हमने बकायदा ये नहीं देखा कि इस पानी को किस तरह कंट्रोल करते हैं। आप देख लें, जो आपकी मलीर नदी है वो कहाँ से आती है? तकरीबन कोई 150 किलोमीटर ऊपर से आती है। क्या आप ऊपर मुख्तलिफ मुकामात पर जब ये बारिश कभी तेज आती है, कभी कभी आती है 40-50 मिलीमीटर भी बारिश है, तो कहते हैं जी कराची के अंदर तूफान आ गया। तो इसे मैनिपुलेट करना उस बकायदा उसका काम था कि बकायदा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके करता धरता वो तो जो देते। लेकिन सबसे बड़ी जो अफसोसनाक बात यह है कि जब बिल्कुल कंटिन्यूटी ना हो सिस्टम की, जब सिस्टम की कंटिन्यूटी ना हो, तो यही होता है। एक घर के अंदर अगर एक आपस में भाई मिलके ना बैठे हों और आपस में एक दूसरे को वो कोई ना कोई रस्सा किसी जायद है, तो फिर वही हाल होता है जो हमारे पाकिस्तान का हाल हो रहा है, जो हमारे कराची का हाल हो रहा है। ये सर, और आपको क्या लगता है अदरवाइज अगर हम टेक्नोलॉजी हम जाएं, एक्सपर्ट्स के माहिरीन के पास जाएं, तो माहिरीन के पास सारा प्लान मौजूद है कि किस तरीके से हम अपने मुल्क को खुशगवार बना सकते हैं। खुशकिस्मती से तो हमारा मुल्क तो ये इस क्लाइमेट चेंज के बाद भी हमारे अंदर बड़े अच्छे सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन इसे कंट्रोल कौन करे? कुछ साहब ये कहते हैं और जी डेमो की जरूरत ही नहीं है। भाई डेमो की जरूरत नहीं है, और वो साहब सिंध के बड़े पीर उस्ताद हैं, तो वो सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है डेमो का वो सिंध के ऊपर नाफिज करें। सिंध मुतालबा करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जितना भी पानी आता है फ्लड का आप हमें सारा दे दें। हमें ना तरबेला से मतलब है ना मंगला से मतलब है। पता लग जाएगा कि सिंध वाले जो हैं उस पीर उस्ताद के साथ क्या करते हैं। ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू यू के डैम्स बनाना इस वक्त अहम जरूरत है हमारी। वो कोई बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने हजारों डैम बनाए हैं, हजारों डैम बना के उन्होंने अपनी मीशत को मजबूत किया, अपनी एग्रो मीशत को मजबूत किया। आप अंदाजा करें कि $10 बिलियन की जो फूड वो इंपोर्ट हो रही है हर साल, और हमारी जमीनें फारग पड़ी हैं। 2.5 करोड़ एकड़ अराजी जो है पाकिस्तान की बंजर है, चारों सूबों की। थर सबसे बड़ा इलाका है जहाँ के 50-55 लाख एकड़ रकबा बेआबाद पड़ा है। अगर इन रकबों को हम आबाद कर रहे हैं, उसके लिए पानी चाहिए और उसके लिए बाकायदा सिस्टम चाहिए। बिल्कुल सर, आपने वजह फरमाया कि हमें सिस्टम चाहिए, साथ साथ हमें डैम भी चाहिए। जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि हमें डैम की ज़रूरत नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो एक नज़र डालें ज़रा हमारे सिस्टम के ऊपर कि किस तरह से इतना पानी ज़ाया हो रहा है। हालांकि यही पानी जो पाकिस्तान की बंजर ज़मीनें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित भी हो सकता है। तो सुलेमान खान वाटर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, और जाते जाते मेरा बस यही पैगाम है कि जो हालिया बारिशें हो रही हैं जिसको क्लाइमेट चेंज कहा जा रहा है, ये कोई आफत नहीं है, ये एक यकीन दहानी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर बात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।